एक ऐसा शख्स जो जीते जी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य था और मरने के बाद भी आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा शख्स जो किसी के भी माइंड को हैक कर सकता था, किसी के भी दिमाग में घुसकर उसको अपने वश में कर लेता था। दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकी। दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस भी जिसके सामने घुटने टेक दिए थे। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपका दोस्त भीम सिंह साहू आज आपको बताने जा रहा हूँ पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे शख्स के बारे में जो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर लेते थे। कई लोग उसे जादूगर कहते थे, कई लोग उसे साइकिक कहते थे, कई लोग उसको दूसरों के दिमाग में घुसकर उससे कुछ भी करवा सकता था ऐसा कहते थे। कई लोग कहते थे कि वो सामने वाले को भ्रम में डाल देता है, उसकी सोच उसकी धारणा को ही बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वुल्फ मेसिंग की, जिसका जन्म पोलैंड में हुआ था। उस वक्त पोलैंड रशिया के अधीन था। 1874 में एक यहूदी परिवार में वुल्फ मेसिंग का जन्म हुआ और फैमिली में जो लोग थे वो चाहते थे कि मेसिंग बड़ा होकर रबाई बने। रबाई का मतलब यहूदियों में धार्मिक ज्ञान देने वाला, धार्मिक बातें बताने वाला और पढ़ाने वाला होता है। जैसे हमारे में पंडित पुरोहित होते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन मेसिंग का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ने लिखने में भी उनकी खास दिलचस्पी नहीं थी। घर के कुछ चीज़ों से वो परेशान रहता था और एक दिन वो घर से भाग जाता है। बात है 1910 की। वो बर्लिन की एक ट्रेन में बैठ जाता है। मेसी के पास न पैसे थे न ही टिकट। उस दिन पहली बार उसे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसे उस दिन पहली बार लगा कि वो कौन है और क्या कर सकता है। वो डरा सहमा बैठा था। उसे डर था कि उसे टीटी पकड़ न ले। उसी समय उसे टीटी के जूते की आवाज़ सुनाई देती है। वो मेसिंग की तरफ आ रहा था। मेसिंग घबराकर सीट के नीचे छुप जाता है, लेकिन टीटी की नज़र मेसिंग पर पड़ जाती है और वो उसे आवाज़ देता है, बाहर आने को कहता है और उससे टिकट मांगता है। मेसिंग डर से पसीना पसीना हो जाता है। उसे डर लगता है कि टीटी उसे जेल न भेज दे। घर से ऐसे ही भागा हुआ है और उसके पास टिकट नहीं है। सीट के नीचे आधा बैठा हुआ है मेसिंग और टीटी सामने टिकट मांग रहा है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। तभी वहीं एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मेसिंग ने उसे उठाया, अपनी मुट्ठी में रखा और प्रार्थना करने लगा कि यह कागज़ का टुकड़ा मैं टीटी को दूं और टीटी को यह कागज़ का टुकड़ा टिकट लगने लगे और मैं किसी तरह से बच जाऊं। बड़ी देर तक वो उसे पकड़ा रहा। टीटी बार बार टिकट मांग रहा था। अब उसे लगा कि यह सीट के नीचे छुपा है और टिकट दे नहीं रहा है। इसका मतलब इसके पास टिकट ही नहीं है। आखिरकार उसने डरते डरते उस कागज़ के टुकड़े को जो ज़मीन पर पड़ा था उस टीटी की तरफ बढ़ा देता है उसे देने के लिए, और ये सच में एक कागज़ का ही टुकड़ा था। मेसिंग खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है, डरते रहता है। टीटी की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह नीचे फर्श की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड बाद टीटी की आवाज़ आती है, ये लो अपना टिकट रखो। लेकिन तुम नीचे क्यों बैठे हो जब तुमने टिकट खरीदा है? और इतने डरे हुए और छुपे हुए क्यों हो? सीट पर बैठो। और उस टिकट को, जो कागज़ का एक टुकड़ा मात्र था, मेसिंग को देकर टीटी वहाँ से चला जाता है। मेसिंग उस कागज़ के टुकड़े को देखते रहता है। वो अभी भी एक कागज़ का ही टुकड़ा था, लेकिन टीटी को वो टिकट नज़र आया था। उस दिन उसे लगा कि उसके पास कुछ तो कमाल है और उसने जो सच्चाई के साथ कहा था कि ये टुकड़ा टिकट बन जाए, और वही हुआ। इस पहली घटना ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी और इसका जिक्र उसने खुद अपनी किताब अबाउट माई सेल्फ में की है। उस किताब के जरिए भी कई लोगों ने उसे जाना। इसके बाद वो इधर उधर काम करने लगा। कुछ दिन सर्कस में भी काम किया और इसी तरह लोगों को उसकी खोई हुई चीज़ों को बताना और भविष्य बताना शुरू किया और धीरे धीरे वो बड़ा पॉपुलर हो गया। पॉपुलर होते होते उसका नाम भी होता गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। तभी एक दिन मेसी ने एक भविष्यवाणी कर दिया। उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू हो गई थी और मेसिंग ने इसी वर्ल्ड वॉर पर भविष्यवाणी कर दी कि अगर वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर रशिया में ईस्ट की तरफ से हमला करता है तो हिटलर की मौत हो जाएगी। तब मेसिंग बड़ा फेमस हो गया था। यह बात हिटलर तक पहुंची। वो बहुत ही नाराज़ हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ कि अगर वो रशिया पर हमला करेगा तो मारा जाएगा
उसने घोषणा कर दी कि जो भी मेसिंग का सर काट कर लाएगा उसे 2 लाख मार्का दिया जाएगा। उस वक्त 2 लाख मार्का बहुत बड़ी रकम थी। यह बात जब मेसिंग को पता चला तो उसने सोचा कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। अब वो जर्मनी छोड़ना चाहता था। चूँकि वह अब पोलैंड छोड़कर जर्मनी में बस चुका था, इसलिए इत्तेफाक से जब वो जर्मनी छोड़ रहा था तभी एक पुलिस की टीम से टकरा गया। पुलिस वालों ने उसे पहचान लिया क्योंकि तब तक वो बड़ा फेमस हो चुका था। पुलिस ने पूछा कि तुम कौन हो? मेसिंग ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। पुलिस ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक यहूदी मैजिशियन हो जिसकी हमें तलाश है। उसी वक्त एक पुलिस वाले ने मेसिंग को जोरदार मुक्का मारा। मेसिंग बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वह एक पुलिस स्टेशन में होता है। वहाँ कई पुलिस वाले थे। मेसिंग के नाक से ब्लड निकल रहा था। वो लॉकअप के अंदर था। उसे मालूम था कि हिटलर ने उसके सर काट कर लाने वाले को इनाम की घोषणा की है। उसे यह भी डर था कि ये पुलिस वाले ही उसका सर काट कर हिटलर को ना दे दे। यहाँ पर उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ लॉकअप के अंदर और अपने आप को बंद कर लो। थोड़ी देर बाद सारे पुलिस वाले खुद को लॉकअप के अंदर बंद कर लिए और मेसिंग आज़ाद था। थाने के बाहर निकल गया। अब वह सीधा रशिया की तरफ रुख करता है और रशिया बॉर्डर से होते हुए वह मॉस्को शहर पहुंच जाता है। मॉस्को में भी वही छोटे छोटे काम करता है, सर्कस में भी काम करता है और इस प्रकार लोगों के भविष्य बताता है, लोगों की गुमी हुई चीज़ों को बताता है और धीरे धीरे वह वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। उस वक्त रशिया में स्टेलिन की हुकूमत चलती थी। पूरे रशिया में स्टेलिन का दबदबा था। स्टेलिन के कानों तक यह बात पहुंची। स्टेलिन चूँकि जिस तरीके से मार्क्सवाद और कम्युनिज़्म, इन सारे बातों में ये धारणा, ये दिमाग पे कंट्रोल, लोगों को अपने हिसाब से चलाना, इन सारी थ्योरीज़ के खिलाफ थी। स्टेलिन की सोच, उसे लगता था कि ये गलत है और ऐसे लोगों के लिए रशिया में कोई जगह नहीं थी। लेकिन स्टेलिन को जब उसके बारे में पता चला और ख़ासकर हिटलर की मौत के बारे में भविष्यवाणी, तो वो थोड़ा प्रभावित हुआ। एक बार मेसी किसी शो में काम कर रहा था। तभी परफॉर्मेंस के दौरान कुछ लोग आते हैं और मेसिंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उसे एक बंद गाड़ी में डालकर क्रेमलिन ले जाया जाता है। क्रेमलिन ले जाने के बाद उसे स्टेलिन के सामने खड़ा कर दिया जाता है। स्टेलिन ने पूछा, ये सब तुम जो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये कितना फेक है और कितनी सच्चाई? या तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? क्या करते हो? मेसिंग ने कहा कि मैं लोगों की सोच, उनकी धारणा को ही कंट्रोल कर लेता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से जैसा चाहता हूँ वैसा करता हूँ। स्टेलिन ने बहुत सारी बातें सुन रखी थी, यहाँ तक कि जर्मनी में पुलिस लॉकअप से निकलने की बातें भी स्टेलिन ने सुन रखी थी। स्टेलिन ने कहा, मैं नहीं मान सकता तुम्हारी बात, मैं खुद तुम्हारी टेस्ट लूँगा, अगर तुम में हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। और स्टेलिन ने पहला टेस्ट लिया। उसने मेसिंग से कहा कि कल दोपहर 2 बजे हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो मॉस्को का सबसे बड़ा बैंक है, वहाँ से 1 लाख रूबल ला कर दिखाओ। ना तुम्हारा वहाँ अकाउंट है और ना ही तुम्हारे पास कोई चेक है, और हाँ, दोपहर 2 बजे तक, और ऐसा नहीं कर पाए इसका मतलब तुम फेक हो। 2 लोग गार्ड के तौर पर मेसिंग के साथ गए। मेसिंग बैंक पहुँचा। उसे पता नहीं था कि कौन से काउंटर के पास जाना है। वह एक काउंटर की तरफ जाता है। वहाँ एक काउंटर में एक बैंक का कैशियर बैठा था। मेसिंग उसके पास जाता है और थोड़ी देर शांत खड़े रहता है। उसके बाद अपनी जेब से एक ब्लैंक पेपर निकालकर उस कैशियर को देता है। कैशियर 4-5 बार उसे उलट पुलट कर देखता है, फिर नीचे ड्रॉवर से 1 लाख रूबल निकालकर मेसिंग को दे देता है। मेसिंग वो पैसे लेकर बैग के अंदर रखता है और चुपचाप बैंक से निकल जाता है उन 2 गार्डों के साथ। वो स्टेलिन के पास पहुंचता है और पैसे स्टेलिन के हाथों में दे देता है। मेसिंग के साथ जो 2 गार्ड गए थे वो इसका जीता जागता सबूत थे। गार्ड ने बताया कि मेरे सामने ही इसने ट्रेजरार को ब्लैंक पेपर दिए थे, लेकिन ट्रेजरार को वो ब्लैंक पेपर नहीं बल्कि 1 लाख रूबल का चेक नज़र आया था और इसने पैसे उठाकर मेसी को दे दिया। स्टेलिन बहुत प्रभावित हुआ। मेसिंग एक बार फिर से उसी बैंक में जाता है। ट्रेजरार को वो पैसे वापस देता है और कहता है कि जो मेरा चेक था उसे वापस करो। ट्रेजरार जब चेक के लिए ड्रॉवर खोलता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ कोई चेक नहीं था तो सिर्फ एक ब्लैंक पेपर। स्टेलिन को फिर भी यकीन नहीं हुआ। इसके बाद मेसिंग को एक कमरे में बंद कर दिया गया और चारों तरफ पहरे लगा दिए गए
और उससे कहा गया कि 12:05 में अगर तुम कमरे से बाहर आ गए तो मैं मान लूँगा कि तुम कुछ खास हो। उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। 12:05 पर उस ताले लगे कमरे से सभी पहरों के बावजूद मेसिंग स्टेलिन के सामने खड़ा हो जाता है। स्टेलिन को दोबारा धक्का लगता है। ये सब क्या है? उसने कहा कि मैं तुमसे प्रभावित तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक और इम्तिहान लेना चाहता हूँ। उसने कहा कि कल रात ठीक 12 बजे तुम मेरे कमरे में आओगे जहाँ मैं सोता हूँ। वहाँ स्टेलिन की सुरक्षा इतनी थी कि कोई मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी, और जहाँ स्टेलिन रहता था वहाँ इतने सारे खुफिया कमरे थे कि खुद स्टेलिन के सबसे करीबी बॉडीगार्ड और उसके सेक्रेटरी को ये मालूम नहीं रहता था कि स्टेलिन आज कौन से कमरे में सोया है। हर कमरे का अपना एक अलग अलग नंबर था, जैसे कमरा नंबर 5, कमरा नंबर 6, कमरा नंबर 7 इत्यादि। यहाँ तक कहा जाता है कि स्टेलिन की वाइफ को भी ये मालूम नहीं रहता था कि आज रात स्टेलिन कौन से कमरे में सोया हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेलिन हमेशा कमरा बदल कर सोता था। किसी भी गार्ड को मालूम नहीं रहता था। इसकी वजह भी थी कि कब कौन सा गार्ड दुश्मन के हाथों में बिककर उस पर हमला कर दे। खैर, इतने चैलेंजेस के बावजूद मेसिंग ने ये टास्क एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बार स्टेलिन को पक्का यकीन था कि ताले लगे कमरे से इतने सिक्योरिटी, इतने फोर्स और सेना के लोग जो घिरे हैं, इन सबको पार कर मेसिंग कभी भी मेरे कमरे तक नहीं पहुंच सकता। अब रात के 12 बजे का इंतज़ार हो रहा था। ठीक 12 बजे जो स्टेलिन ने वक्त दिया था, बेडरूम में जिस बेड में स्टेलिन सो रहा था, उस बेड के पास एक टेबल था, और उस टेबल के पास अचानक स्टेलिन को मेसिंग खड़ा हुआ नजर आता है। स्टेलिन के पांव तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का होकर बस मेसिंग को देख रहा था। इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे के बावजूद, इतने सारे कमरों के होते हुए एग्जैक्ट उसी कमरे में मेसिंग का आना, ये बहुत ही आश्चर्य और हैरानी की बात थी। स्टेलिन ने मेसिंग से पूछा, ये तुमने कैसे किया? मेसिंग ने कहा, कुछ नहीं, मैंने बड़े आराम से यह काम किया है। मैंने अंदर आने के बाद सबको एक ही बात कही कि मैं बैरिया हूँ, और हर गार्ड ने मुझे झुककर सलाम किया और मुझे किसी ने रोका नहीं। बैरिया वहाँ का सबसे बड़ा अफसर था जो सुरक्षा में लगा रहता था स्टेलिन के, और कहते हैं कि स्टेलिन के बाद अगर सबसे बड़ा पावरफुल इंसान अगर रशिया में कोई था तो वह यही बैरिया था। जब ये 3 परीक्षा में मेसिंग पास हो गया तो स्टेलिन ने कहा कि अब तुम बड़े आराम से मॉस्को में रहो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इससे पहले जो भी लोग स्टेलिन की धारणाओं के खिलाफ जो इस तरह की बातें किया करते थे, स्टेलिन ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। ये पहला शख्स था मेसिंग जिसे स्टेलिन ने खुद पनाह दिया रहने के लिए। इसके बाद रशिया के खुफिया एजेंसियों ने मेसिंग का खूब इस्तेमाल किया। जंग के दौरान भी मेसिंग के ही चलते रशिया को बहुत बड़ी सफलता मिली। एक बार स्टेलिन ने मेसिंग को पूछा था कि तुम कब तक जियोगे या तुम कब मरोगे? तब मेसिंग ने कहा, आपके मौत के बाद, और ये बात भी सच हुई। स्टेलिन पहले मरा, उसके बाद में मेसी की मृत्यु हुई। 75 साल जिया मेसिंग, और 75वें साल में जब वह बीमार पड़ा तब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। तब उसने अपने एक दोस्त से कहा कि मैं अब इस जगह पर कभी वापस नहीं आ पाऊँगा, और वही हुआ। अस्पताल में ही वुल्फ मेसिंग की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आज भी रशिया में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही संभाल कर रखे गए हैं। बहुत सारे लोग मेसिंग पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। आज भी लोग इस बात पर बहस करते हैं कि वुल्फ मेसिंग थे क्या। दोस्तों, ये तो था आज की स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेसिंग के इस ताकत को, उनकी शक्ति को आप कैसे देखते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।